जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज के 7वें वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चंस को, जो कि विभिन्न टॉपिक से होंगे। तो चलिए कौन कौन से टॉपिक से होंगे तो आज देख लेते हैं। हम लोग आज देखने वाले हैं वित्त आयोग से जितने प्रश्न आए हुए हैं अभी तक यूपीएससी पीटी के एग्जाम से उसको। उसके बाद योजना आयोग, नीति आयोग से, चुनाव आयोग से, राजनीतिक दल से, संविधान संशोधन से, राजभाषा से और कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध, और बाद में है अंत में है मिसलेनियस प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे जो पहला प्रश्न है आज का वो है वित्त आयोग से। किस चीज से है? तो वित्त आयोग से। वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है संविधान के। ठीक, पहला प्रश्न कहता है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं। पहला ऑप्शन है वित्त आयोग एक संविधिक सदस्य निकाय है। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया। ये बिल्कुल सही बात है, संविधिक संस्था नहीं है। संविधिक संस्था वो होता है जो संविधान के द्वारा, जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा बनाई जाती है संस्था, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। जो संविधान में ही वर्णित अनुच्छेद के द्वारा बनाई थी उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। तो ये संवैधानिक संस्था तो नहीं है, कानून के द्वारा नहीं बना हुआ है, अनुच्छेद के द्वारा बना हुआ, संविधान के अनुच्छेद के द्वारा बना हुआ। अगला ऑप्शन है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। बिल्कुल ये भी बात है कि वित्त आयोग सिफारिश करती है, इसकी जो सलाह है वो केवल सलाहकारी है प्रकृति की। ठीक, सिफारिश है। ठीक है, और चौथा है कि वित्त आयोग, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया। बिल्कुल ये भी गलत है, जैसे वन गलत है उसी प्रकार, क्योंकि पहला जो वित्त आयोग है उसका जो गठन हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। ठीक, तो इसमें सही कौन हो जाएगा? 2 और 3। तो सही कौन उपयुक्त में से कौन से सही है? तो उपयुक्त 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये 67th बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अभी हमने बताया अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है, संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे? तो ये राज्य और केंद्र के जो बीच जो वित्त का जो मतलब कि वित्त का जो क्या होता है उसको, एक वित्त आयोग का कार्य है कि केंद्र और राज्य के जो वित्त जो क्या कहते हैं वित्त राजस्व जो है उसके बीच में केंद्र सरकार को कैसे वित्त आवंटन होगा इसकी सिफारिश करता है वित्त आयोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या ऑप्शन हो जाएगा? केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त से संबंधित है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 43rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो योजना आयोग से। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग कर दिया गया है योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। अब नीति आयोग उसको कर बदल के कर दिया गया 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का पहला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ये 47th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न चुनाव आयोग से। किस चीज से? चुनाव आयोग से, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में है। पहला प्रश्न है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अभी हमने बताया अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया जो प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? देखिए, यदि किसी संसदीय क्षेत्र या किसी विधानसभा क्षेत्र में किसी संसद क्षेत्र खाली हो जाता है या त्यागपत्र से या किसी की मृत्यु से या किसी आकस्मिक कारण से, तो उसमें दोबारा जो चुनाव कराता है स्थान पूर्ति के लिए तो उसे आम उपचुनाव कहते हैं, और एक बार जो कराता है उसे आम चुनाव। तो उपचुनाव, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई किसमें? तो मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 48 से 52 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 कर दी गई, किस में? तो यही 61 में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 41 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? वही अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन होता है, जो संसद और राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराता है। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है, तो यहाँ पर राज्य का अर्थ राष्ट्र से है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? देखिए, यदि एक देश एक चुनाव करने की आवश्यकता होती है, तो भारतीय संविधान के अनेकों अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, जिसमें अनुच्छेद 83 में संसद की जो अवधि की बात है, उसमें भी संसद की अवधि को घटाना बढ़ाना पड़ सकता है, तो उसमें भी संशोधन करने, अनुच्छेद 172 के द्वारा राज्य का जो विधानमंडल है उसकी अवधि घटा बढ़ा सकता है, तो उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद राज्य का जो संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्य में जो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है उसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी, आर्टिकल 356 में। तो इसी प्रकार कई आर्टिकल में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई जो है तो सही उत्तर हो जाएगा। ये 67 बीपीएससी एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों या राष्ट्रीय क्षेत्र दलों का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? ये चुनाव आयोग के पास है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? वीवीपैट मशीन ईवीएम के साथ प्रयोग किया जाता है भारत में इलेक्शन में, जिसका पूरा नाम है क्या? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये इसका M3 वर्जन जो है सो भारत में यूज होता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न किस चीज से? तो राजनीतिक दल से है। उसके बाद इसका प्रश्न है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? तो उसमें कम से कम कितना प्रतिशत वैध मतों का कम से कम कितना प्रतिशत वोट पाना चाहिए? 6% वोट पाना चाहिए कम से कम उनके। ठीक, तो इस समय किसी में भी है 6% वोट? नहीं है। 10%, 4%, 15%, आधे से ज्यादा राज्यों में वोट का 6% नहीं, आधे से ज्यादा राज्यों में नहीं, बल्कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये दल बदल विरोधी अधिनियम से है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। 41st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी क्या है? राज्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, पंजीकृत पार्टी। तो वर्तमान में तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा था वर्ष 2019 में, तो 2019 में ये क्या थी? राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। ठीक है, बल्कि एक राज्य स्तरीय पार्टी थी। ठीक है, तो वर्तमान की बात करें तो ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो इसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी के एक सदस्य थे जिसका नाम था GMC बालियोगी। उन्होंने 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर का पदभार संभाला था, लेकिन वो एनडीए में साझा सरकार में शामिल नहीं थे। ये 43rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राजनीतिक दलों में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अच्छी बात है।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्य में मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 सभी सही है। कौन कौन सही है? तो सभी सही है। 44th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, उनके स्थापना वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, तो इसका राजनीतिक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना वर्ष कब है? तो इसका है, क्या कहते हैं उसको, 1964 में। इसका है 1964 में, ठीक है। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसका है 1925 में, तो डी बी का हो जाएगा 3। बहुजन समाज पार्टी, तो इसका है 1984 में, तो सी का हो जाएगा 4। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, तो इसका हो जाएगा 1998 में, तो डी का हो जाएगा 2। डी का 2 हो जाएगा, ए का 1, तो ए का 1 एक ही में है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69th बीपीएस में पूछा गया प्रश्न, ऐसा लोल प्रश्न पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं संविधान संशोधन से प्रश्न। संविधान संशोधन में पहला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया? देखिए, सबसे पहला प्रश्न यह कि संवैधानिक प्रावधान का जो संशोधन का जो प्रावधान है वो किस में दिया गया है, संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में दिया गया? तो संविधान के जो 20वां भाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 20 भाग नंबर 20 अनुच्छेद नंबर 368, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? देखिए, किसी भी राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन के लिए सामान्य बहुमत से हो सकता है, साधारण बहुमत से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। किसी भी नए राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी का जो दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 69वां संविधान संशोधन से, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। उसके बाद 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी? तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संशोधन का जो शक्ति है भाग 20 के आर्टिकल 368 में, ये 38 बीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया, कब लाया गया? तो ये 1951 में ही लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ही 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक। 38 बीपीएस में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? जब 42वां संविधान संशोधन है 1976, इसे लघु संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अनेकों आर्टिकल्स, अनेकों प्रावधान संविधान में जोड़े गए, ठीक है। तो इसीलिए इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये 47 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। पहला, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है और अखंडता, बिल्कुल सही बात है। इस संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, बिल्कुल गलत बात है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनमें इसने नए सिद्धांत जोड़े, नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी 39 के क, अनुच्छेद 43 के ए और अनुच्छेद 47, बिल्कुल नहीं, अनुच्छेद 48 का को जोड़ा था, 47 नहीं जोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों गलत है। चौथा देखते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया। बिल्कुल ये भी कर दिया गया था 42वां संशोधन में। तो ऑप्शन नंबर ए और 4, 1 और 4 क्या है? सही है। ऑप्शन पूछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है में से कौन सा गलत है? तो 2 और 3 गलत है। 2 और 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ये 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने
किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, ये 1973 का मामला है। 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है राजभाषा पर। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में हमारा देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह जो चर्चा है ये अनुच्छेद 343 में कही गई है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43 का संबंध संघ की राजभाषा से है, जिसके अनुसार संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, इसकी चर्चा जो भाग 17 में है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में 22 है। ठीक, कितनी है? 22 है। ठीक है, और ठीक, और 22 से होने से पहले कितनी थी? तो 18 थी। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? तो 22 भाषा है। ठीक, 8वीं अनुसूची में कौन कौन सा? कश्मीरी हिंदी पंजाबी, कश्मीरी हिंदी पंजाब कश्मीरी हिंदी पंजाबी कश्मीरी हिंदी पंजाबी 22 भाषा में कौन कौन भाषा है हमारी 8वीं अनुसूची में? तो कश्मीरी हिंदी पंजाबी असमी कश्मीरी हिंदी कश्मीरी हिंदी पंजाबी असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली कश्मीरी सिंधी कश्मीरी सिंधी पंजाबी कश्मीरी सिंधी पंजाबी कश्मीरी सिंधी, ये 2 भाषा छूट गया था शायद, तो 22 भाषा हो जाएगा। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो 22 ये हो जाएगा 22। ठीक, कौन कौन 22 हो गया ना? कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमी उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम उर्दू संस्कृत नेपाली मणिपुरी कोंकणी बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये हो गया 22। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है ये है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कौन प्रश्न है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध जो है सो प्रोविजन दिया गया है, इससे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न इसका है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 14 अगस्त 2007 के अनुसार जो अनुसूचित जाति है उसकी जो संख्या उस वक्त थी वो थी 1206। ठीक है, 2007 में। ठीक, लेकिन वर्तमान में 2008 में जब संशोधन कर दिया गया तो अनुसूचित जाति की संख्या हो गई 1208। तो जब यह प्रश्न पूछा गया था तब कितना हो गया था? तो तब हुआ था 1206। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो काका कालेकर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करना है तो उसके लिए विशिष्टता है कि आदिम लक्षणों के संकेत हो, विशिष्ट संस्कृति हो और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आता हो, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव हो। तो ये चारों कारण हैं किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न भी 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मिसलेनियस प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका किसका मानस पुत्र है? देखिए मोबाइल कोर्ट यानी कि जो चलती हुई कोर्ट है, चलित न्यायालय,
इसका सबसे पहले जो परिकल्पना दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और इसका शुभारंभ उस समय के मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने किया था। ठीक। किस समय इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए यानी कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण नहीं हो, एक जगह सत्ता रहे, वे बड़े देश के लिए आदर्श नहीं होते हैं। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर सही नहीं होगा, बड़े देश के लिए आदर्श नहीं होंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 65th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और अस्थायी में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन है, जर्मनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो जो अगला प्रश्न है वो है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। बिल्कुल, आत्मरक्षा के लिए तो कर ही सकता है, लेकिन साथ साथ उन्हें किसी भी अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकता है। तो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल ये सही बात है। और तीसरा ऑप्शन है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो केवल बी ऑप्शन सही है, केवल 2 और 3। 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है यह है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन थे? तो सैयद अकबरुद्दीन जो है वर्ष 2016 से अप्रैल 2020 तक संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि थे। इससे पहले अशोक कुमार मुखर्जी थे, वर्ष 2013 से दिसंबर 2015 तक, अप्रैल 2013 से दिसंबर 2015 तक। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की जो अस्थायी प्रतिनिधि है भारत का वो है रुचिरा कंबोज। ये प्रश्न 65 में पूछा गया प्रश्न 65 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो पहली बार अभी जो अपनाया है प्रस्ताव भारत की ओर से, उसमें उर्दू का भी उल्लेख है, बंगाली का उल्लेख है और हिंदी का भी उल्लेख है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि ये चीज हाल ही में हुआ है 2022 में। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग में है। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। ठीक। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है सो संयुक्त राष्ट्र का ही 6 प्रधान अंगों में से एक अंग है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? महिला अधिकारों के संरक्षण से, मानव अधिकारों के संरक्षण से, अस्पृश्यता से, उन्मूलन से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसे भारत में अब बैन कर दिया गया। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो फ्रांस की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे येलो बुक कहा जाता है। और ब्रिटेन और भारत की जो सरकारी रिपोर्ट आती है उसे श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर कहा जाता है। और जर्मनी की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे व्हाइट बुक कहा जाता है। और इटली की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे ग्रीन बुक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो प्रथम विधि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो बंगलुरु में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? तो सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष थे? संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस एमएन वेंकट सरैया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है।
अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़। कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था और MC सीतलवाड़ जो थे इसके प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 67th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का जो हटाने का शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो ये थे राधा कृष्णन साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये थे प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति। तो इस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 66 बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, री एग्जाम में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन में देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? वो ये थे स्वीडन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्वीडन देश जो है सो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला प्रथम देश बना है। ठीक है, अक्टूबर 2014 में स्वीडन ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दिया था और 2015 का यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया था और 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। तो ये थे आज के अंतिम प्रश्न जो आज हमने किए, 49 प्रश्न। ठीक है, अब आगे भी हम देखेंगे अन्य टॉपिक से, यानी कि स्थानीय स्वशासन से जो प्रश्न आए हुए हैं अभी तक एग्जाम्स में उसको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।